बैठे थे, शायद उसका नाम अतिथि कक्ष ही है। मेरी आवाज आ रही है ना? तो किसी ने कहा कि हरेन भाई साहब ने कहा, मैं नाम नहीं दे रहा कि आप आगे आगे चले। तो मैंने कहा नहीं, आप आगे चले। उनका नहीं, आज आप अतिथि हैं इसलिए आज आप आगे चले। मैंने कहा मैं यहाँ अतिथि नहीं, और इसीलिए जो संचालिका है बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, तो वो हमें आमंत्रित करें उसके पहले ही मैं उद्यत होकर के उनके बगल में खड़ा हो गया, क्योंकि मैं अतिथि नहीं हूं। एक तो संघ के किसी भी कार्यक्रम में मैं अतिथि हो ही नहीं सकता, तो अतिथि कह करके तो हरेन भाई साहब हमें मान दे रहे थे, मैं समझ रहा था। और अतिथि तो वो होता है जो अतिथि हो, जो बगैर बुलाए आए, जिसके आने की कोई तिथि तय और सुनिश्चित ना हो। आपने तो उसी दिन मुझे अन अतिथि कर दिया था जिस दिन कहा था तुम्हें 29 जून को ही आना है, तो हम अतिथि कैसे हैं? मेरी थोड़ी आवाज में बाधा है। दिनेश जी को याद होगा और जो पुराने लोग हैं कि प्रभाष जोशी जी को किसी कार्यक्रम के लिए पटना आना था। ये शायद भाई साहब को भी याद होगा, 82, 83, 84 की बात है। तो प्रभाष जोशी जी को किसी कार्यक्रम के लिए पटना आना था, आए किसी ट्रेन से आए। जनसत्ता के संपादक, जनसत्ता के संस्थापक संपादक, लोकसत्ता में के भी संपादक है। तो वो आए, सुबह सुबह ट्रेन स्टेशन पर लगी होगी, प्लेटफॉर्म पर, जो मैंने उनका पीस पढ़ा था उससे मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। तो जो हवा कमड़ रही होगी स्टेशन पर, तो थोड़ा हौला धाला रहा होगा, थोड़ी अव्यवस्था, थोड़ी अराजकता, तो उससे थोड़ा अचकचाए से थे। तो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरते समय उनकी जो अचकचाहट थी उसको कुली ने भापा, कोई कुली रहा होगा, उसने भापा। तो उसने उनसे पूछा कि आप नरभसा गए हैं क्या? तो वो मालवी बालवा के इंदौर के रहने वाले, कुछ दिन के लिए दिल्ली आए, वो नरभसाने का मतलब नहीं समझ पाए कि नरभसाना क्या होता है। तो जिस आयोजन में आए होंगे और जहां आए होंगे होटल गए, तो वहां उन्होंने आयोजकों से पूछा ये नरभसाना क्या होता है? ये उसने कुली ने मुझसे पूछा कि आप नरभसा गए हैं क्या? तो उसने कहा कि जो अंग्रेजी का नर्वस शब्द है उसको बिहार की या पटना की जो लोकल बोलचाल है उसको नरभसाना कहते हैं। तो प्रभाष जी लौट करके गए दिल्ली, और उन्होंने अपनी उस बिहार यात्रा का जो आख्यान किया, नरेट किया, तो उस पर उन्होंने इसका पूरा लिखा कि हम कैसे नरभसा गए। लेकिन वो उनकी लेखनी थोड़ी सी बिहार को लेकर निगेटिव हो गई, तो थोड़ी सी स्टेशन की अराजकता, थोड़ा स्टेशन के बाहर की जो और तो वो नरभसाना जो है वो थोड़ा निगेटिव हो गया लोगों के व्यवहार को लेकर के। ये उस लेख की बिहार में बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। और अंत में जुगनू शारदेय जी जो उनकी टीम में थे, उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए फिर एक आर्टिकल लिखा कि आभा ही ऐसी है, मतलब देखिए बिहार का जो स्वा है, जो बिहार का स्वा है, बिहार का जो स्वाभिमान है। तो जुगनू शारदेय जी की फिर उस लेखनी से शायद थोड़ा सा शांत हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद जनसत्ता में पाठक के नाम पत्र पटना, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय से छपने बंद हुए थे। तो उन्होंने लिखा कि बिहार का जो स्वा है, जो स्वाभिमान है, जो औरा है, जो आभा है, जो मेधा है, बड़े बड़े आके यहाँ नरभसा गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो परसों जब मैं अश्विनी जी हमारे संपादक हैं, हंस रहे हैं, परसों जब मैं ट्रेन से, मैं पूरा पैक था ट्रेन पर, और सुबह और
सारी चीजें व्यवस्थित थी। लेकिन जैसे ही एक बाहर से उसकी आवाज आ रही थी, जो अटेंडेंट था कोच का, पटना आ गया है, पटना आ रहा है, पटना आ रहा है, तो निश्चित तौर पर पटना, बिहार, ये जो बुद्ध की धरती है, जो प्रांत है, इसका कोई औरा है, कुछ आभा है कि आने वाला धरती पर आ जाता है, नर्वसा जाता है। मैं भी नर्वसा गया, मैं उतरा और उतर करके कुछ दूर तक चला, और कुछ दूर तक चलने पर मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं पहली बार पटना नहीं गया, लेकिन हर बार ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि कुछ दृष्टिदोष है मुझ में, यहाँ आने पर दृष्टिदोष हो गया। तो जब चले, थोड़ा आगे बढ़े, फिर मैंने अश्विनी जी से कहा कि यार हम यहाँ नर्वसा गए। कहा क्यों, क्या हो गया? तो मैंने कहा कि मेरा चश्मा ट्रेन में छूट गया। फिर गए, लौट कर लिया। तो आज मतलब दो लोग, पहले तो छोटे बाबू, जब 1980 में हमने बनारस के डीएवी कॉलेज से प्रथम वर्ष किया संघ शिक्षा बल का, खोल में पर्चा खोल करते, तो उसमें डॉक्टर साहब की जो जीवनी है उसके अंश पढ़ने के लिए दिए गए थे। तब प्रिंट का कोई विधान नहीं था, वो उसका लिख करके छाप करके और एक पट पर ऐसे छपका दिया जाता था, और हम लोग उसको कॉपी में नोट करते थे। तो उसमें कभी कार्यकारी मंडल का नाम आता था, कार्यकारी मंडल में प्रचार प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, उनके नाम, सरकार, तब तो कई सरकारवाह होते थे, सह सरकारवाह की व्यवस्था नहीं थी, 4 या 5 कार्यकारी मंडल होते थे, तो ऐसे आता था। और बाद में संघ शिक्षा वर्ग क्या, एक बौद्धिक का की परीक्षा होती थी और एक शारीरिक की परीक्षा होती थी। तो बौद्धिक की परीक्षा में एक प्रश्न था, कई प्रश्न थे, एक प्रश्न था, और वो प्रश्न ये था कि वह 2 नाम कौन से हैं, वह 2 लोग कौन से हैं, वह 2 लोग कौन से हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, जिनका परम पूजनीय डॉक्टर साहब की पहली जीवनी में उल्लेख है। मैंने बहुत सही जवाब दिया था, क्योंकि मैंने नोट कर रखा था। उसमें 2 नाम थे, एक परम पूजनीय पटना बिहार से बबुआ जी का था, और बड़ा लंबा नाम था जी, और बड़ा लंबा सा नाम था। और एक राम किशोर शुक्ल जी बैरिस्टर थे, कानपुर के, नवाबगंज में रहते थे, जिन्होंने बैरिस्टर नरेंद्र जीत सिंह जी को स्वयं सेवक बनाया। 2 लोगों का था। उन्हीं की फिटन जो कार होती थी उस समय, उससे डॉक्टर साहब कानपुर नवाबगंज से चल करके उन्नाव होते हुए और लखनऊ पहुंचे थे, और वो उनके जीवन का पहला लखनऊ प्रवास था, जहां पर उन्होंने बाकी विश्वविद्यालय वगैरह में काम किया था। ये तो मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई, और ये कुछ संयोग है, दुर्योग है कि पिछले 4 या 5 वर्षों से, या तो कहीं कोई अंतरधारा चल रही है, तो पिछले 4 या 5 वर्षों से वो विश्व संवाद केंद्र का, प्रेरणा का, या इस तरह के जो नारद जयंती के आयोजन होते हैं, तो उसमें मुझे मतलब कोई बुलाने का उपक्रम होता है। अब परिवार में कुछ भी अनियोजित नहीं होता है, सब सुनियोजित होता है, तो कहीं कोई अंतरधारा चल रही है। तो जिस दिन हमारे पास फोन गया पिछले 29 जून को कि आपको, नहीं 27 मई को गया, तो उस दिन मैं नोएडा का, जो मेरठ प्रांत का नारद जयंती का कार्यक्रम था, तो उसी से होकर के आया था। तो उसी में खोया हुआ था, तो फोन आया श्री रंजन भारती जी का, है? जी 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 जी, तो उनका फोन आया, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप पटना में नारद जयंती के कार्यक्रम में आए। तो हमने कहा कब है? तो उन्होंने कहा कि 27 जून को है। ये 27 मई को बात हो रही थी शायद, तो मैं उसको 27 मई सुन रहा था, तो मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि जर्नलिस्ट का ईगो भी होना चाहिए, तो थोड़ा ईगो हर्ट हुआ। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है, आज 27 मई है और आप जो है वो 29
मई की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने संशोधित किया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे संवाददाता है। तो मैंने उनको संवाददाता के तौर पर, एक बहुत अच्छे संवाददाता के तौर पर जाना है। तो देखिए, संवाददाता ही कुशल होता है, इसकी अगर ध्यान में रहेगा तो आगे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं श्रीमन, हम आपसे 29 मई की नहीं 29 जून की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अभी तो 1 महीना है। तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। एक तो उस व्यक्ति को और उस संस्था को का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए जिन्होंने ये जो पत्रकारिता नाम का जो उद्यम है, कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारिता एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है, पेशा है। और हमारे गुरुवर विनोद शुक्ला जी जो है, उनसे एक बार मैंने बात बात में कह दिया कि जो जर्नलिज्म है, ये जो पत्रकारिता है, ये जो प्रोफेशन है, बहुत जोर से नाराज हो गए। बनारस के थे, तो वहां पर शायद प्रोफेशनल शब्द को दाल मंडी के संदर्भ में बड़ा अन्यथा लिया जाता है। अगर ऐसा, तो बहुत नाराज हो गए, वो बहुत नाराज हो गए। यार तुमने कैसे प्रोफेशनल कैसे कह दिया, ये क्या होता है, ये बहुत गंदा शब्द है। ऑक्सफोर्ड को देखो, इसमें डिक्शनरी में जाओ, प्रोफेशनल क्या चीज होती है। तो नाराज हो गए। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि फिर इसको कहा क्या जाए, मिशन कहें, विजन कहें, क्या कहें। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस दृष्टिकोण में पहुंचा हूं, और वो है कि पत्रकारिता एक उद्यम है, एक उद्यम, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है। और वो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम इसलिए मैं कहता हूं, व्यवसाय दूसरे से भी प्रेरित हो सकता है, प्रोफेशन दूसरे से भी प्रेरित हो सकता है, लेकिन जो उद्यमशीलता है वह अंतश्चेतना और अंतः प्रेरणा से प्रेरित होती है। वही मैं कई बार ऑफिस में चर्चा होती है, तो मैं थोड़ा सा कई बार व्यंग में, तंज में, थोड़ा सा नाराजगी में, कि जो जर्नलिस्ट है, वो पत्रकार है, वो 2 तरह के होते हैं। एक जो बहुत भटक रहे थे, और भटकते भटकते जब बैंक का पीओ से लेके और इलाहाबाद को यूनिवर्सिटी में, मुखर्जी नगर में, सिविल सर्विसेज में, जब सब जगह से भटक गए, तो आखिरी जो जगह है वो अखबार का दफ्तर मिलता है। भटके तो जीवन भर भटके रहते हैं। तो एक वो पत्रकार होते हैं। उन्होंने वीपी सिंह ने 89 में भाई साहब एक बयान दिया जो बहुत विवादित, चर्चित हुआ, और शायद वो सत्य के कुछ निकट था। उन्होंने कहा कि जो बीए के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, वो एलएलबी कर लेते हैं, क्योंकि सर्वाधिक नकल की गुंजाइश उसी में होती है, और काला कोट पहन लेते हैं और अदालत पहुंच जाते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं। और जो बीए भी नहीं कर पाते हैं, वो खादी भंडार जाते हैं, 36 रुपए का 2 जोड़ा कुर्ता पाजामा खरीदते हैं और पहन लेते हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी की युवा मोर्चा के पदाधिकारी बन जाते हैं। और उन्होंने कहा जो कम पढ़े होते हैं, या अधिक पढ़े होते हैं, या अधिक पढ़े होते हैं, या कम पढ़े होते हैं, वो हाथ में एक डायरी लेते हैं और जर्नलिस्ट बन जाते हैं, जो कि इसके लिए किसी डिग्री, किसी उसकी वगैरह क्या हो जाए। अब उसकी बड़ी बहुत फजीयत हुई, पूरे पत्रकारों ने उनके खिलाफ 89 जब वो फोर्स वाला जनमोर्चा वाला प्रसंग चल रहा। लेकिन ये थोड़ा सत्य, वो वीपी सिंह भी अनुभवी थे, उनकी उनसे वैचारिक सहमत या सहमति का प्रश्न हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ तो जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, उन्होंने भी अपने अनुभव के निकट ये बात कही, और ऐसा थोड़ा सा सत्य के निकट लगता है। कभी अपवाद सब जगह होते हैं। तो उस व्यक्ति को और उस संस्था को प्रणाम करना चाहिए। पूरी दुनिया में पत्रकारिता, पत्रकार, जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म का रूपायन कहीं नहीं हुआ है, कहीं रूपायन नहीं हुआ। आप जब हेनीमैन जर्मन था शायद ना, हेनीमैन, तो एक चिकित्सक कैसा होना चाहिए,
वो हैनीमैन जैसा होना चाहिए, चरक जैसा होना चाहिए, अश्विनी कुमार जैसा होना चाहिए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, उसको हम रूपायन कर सकते हैं, अपनी अपनी दृष्टि से रूपायित कर सकते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, वशिष्ठ की तरह होना चाहिए, विश्वामित्र की तरह होना चाहिए, द्रोणाचार्य की तरह होना चाहिए। लेकिन यह बड़ा कठिन है कि एक पत्रकार कैसा होना चाहिए, इसका रूपायन। और जिस भी व्यक्ति ने मुझे भी पिछले वाले कार्यक्रम में थे तो उसमें बताया गया कि 1998-99 के दौरान जो है वो संघ का जो प्रचार विभाग है उसकी दृष्टि में आया कि हमें जब जो ये पत्रकारिता दिवस मनाते हैं तो ये नारद जयंती के अवसर पर मनाना चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने सोचा कि जिस महान व्यक्तित्व ने या जिस महान संगठन ने पत्रकारिता और नारद इन दोनों को जोड़ने का रूपायन किया, विजुअलाइजेशन किया, विचार किया, क्या सोच करके किया होगा। तो हमने थोड़ा सा नारद जी के बारे में पढ़ा। सहमति और असहमति हो सकती है और असहमति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी सहमति के प्रति जो आपकी असहमति होती है वो मेरे प्रति सहमति का विस्तार होता है, तो इसलिए आप सबकी असहमति का स्वागत रहता है। तो नारद ऐसा लगता है कि नारद कोई एक प्राणी नहीं थे, एक व्यक्ति नहीं थे, नारद एक परंपरा है और वो सतयुग में भी पाए जाते हैं, वो त्रेता में भी पाए जाते हैं और वो द्वापर में भी पाए जाते हैं, अगर हम जो अपनी मंजूषा और अपना आख्यान देखते हैं। और वो चिरजीवी है कि नहीं है इस पर थोड़ी सी प्रामाणिकता को लेकर के संशय है, क्योंकि जो सप्तहिते हैं चिरजीविना अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये जो सब 7 चिरजीवी हैं, तो अगर नारद जी चिरजीवी होते हैं तो फिर इन चिरजीवियों में उनका भी कहीं नाम होता, तो चिरजीवी भी नहीं है। तो यानी मुझे लगता है कि नारद एक व्यक्ति नहीं है, नारद एक व्यवस्था है, नारद एक परंपरा है, नारद एक तंत्र है, नारद एक व्यवस्था है और नारद एक परंपरा के तौर पर है। इसलिए जो भी पत्रकार है उसमें कहीं ना कहीं अगर वस्तुतः वो वास्तविकता पर आधारित और बगैर अन्यत्र भटके हुए विशुद्ध रूप से पत्रकारिता के लिए चरवेति करते हुए समाचार पत्र या प्रिंट या टीवी के दफ्तर में दाखिल हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं नारद का डीएनए है। नारद के शब्दार्थ पर जाते हैं तो हम पाते हैं, कोई भाषा विशेषज्ञ होंगे वो उसको और स्पष्ट करेंगे, सही या गलत बताएंगे। तो जो जल का दान करे, जल का, नीर का दान करता है, नार पानी द, जो जल का दान करता है नारद, उसे नारद कहते हैं। और आगे लिखा गया है जो मैंने पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि जब नारद रहे होंगे त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में, तब इतनी आबादी तो नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं लगता इतनी आबादी हो। इस समय हम लोग 135 से 140 करोड़ हो रहे हैं, नदियां 12 मासी निरंतर कलकल रहती होगी, जल का कोई संकट नहीं होगा, पर्यावरण बहुत अच्छा रहा होगा, तो फिर उस समय जल के दान की क्या आवश्यकता पड़ी होगी कि नारद जल का दान करते थे। मैंने ऐसा सोचा कि जल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, पारदर्शी है। इसलिए होता क्या है कि कई बार समय के अनुसार और समय समय के हिसाब से शब्द के अर्थ और भाव बदलते हैं। तो जैसे मैंने समय शब्द प्रयोग किया, ये जो समय शब्द है वाल्मीकि रामायण में अगर आप देखेंगे तो जो समय शब्द है इसको कई बार युद्ध के तौर पर प्रयोग किया गया, जहां युद्ध है वहां पर समय शब्द प्रयोग किया गया। तो देश काल वातावरण के हिसाब से तो मुझे लगता है
कि शायद जल उस समय पारदर्शी और बिल्कुल विशुद्ध ट्रांसपेरेंट होने के नाते पारदर्शिता, और पारदर्शिता से शुचिता, और शुचिता से पवित्रता, और पवित्रता से ज्ञान, और ज्ञान से कर्म होता है। हम अज्ञान रहते हैं तो हम स्वतः अपने कर्म के प्रति कहीं प्रस्तुत नहीं होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, क्या करणीय है, बनसा वचसा सततम वदनीयम, हमें क्या बोलना। अभी आपने बहुत आगाह किया तो मुझे लगा मेरे लिए ही कहा होगा, मैं बैठा था तो आपने कहा कि एक सच्चा और सही जर्नलिस्ट वही होता है जिसको ये पता हो कि कहा किस समय इस तरह से अपनी बात रखनी है। मुझे लगा ये मेरे लिए कहा जा रहा है, तो मैंने कहा ये मेरी सतर्कता के लिए है। तो संचालक तो बहुत अद्भुत होता है। मैंने कल छोटे आदमी का संचालन देखा, आप बहुत अद्भुत योजक हैं। मैं बार बार आपकी चर्चा करता रहा, और बहुत अद्भुत योजक, आयोजक, असंयोजक। कल बहुत योजनाबद्ध तरीके से मुझे परसों या कल सुबह ये फोन करके कहा गया कि क्या आप कार्यक्रम के पहले थोड़ा समय निकाल सकते हैं एक दिन पहले। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफिस की मीटिंग, सेकेंड हाफ अब खाली है। तो कहा गया कि वो आपके यहाँ आपसे बात भी कराई गई फोन पर, और कहा गया कि वो ऐसा ऐसा है। तो मैं हल्का सा 50-50 था, क्या करें। लेकिन जब जैसे ही बबुआ जी का नाम दिया गया, वो उनके बेटे हैं वहां, तो मैंने तुरंत कहा कि मैं आ रहा हूँ आऊंगा। तो कल मुझे आपके घर बुलाया गया, और वहां सब लोग थे, तमाम लोग थे, 8-10 लोग थे। हमारे क्षेत्र कार्यवाह जी से प्रांत प्रचार प्रमुख थे, प्रांत प्रचारक जी, सब लोग थे। चाय पानी हुई, और जैसा कि स्वयंसेवकों के बीच में वो चर्चा होती है, वो चर्चा का क्रम चला, और वाशिंगटन से होते हुए पेरिस, फिलाडेल्फिया कहां से तैरता रहा, अंततः पहुंचता हुआ नागपुरी है। तो वो मैं बाद में वहां से आकर के सोच रहा था, मैं इस संघ में किसी भी व्यवस्था, बैठक, दृष्टि, शब्द का अभिप्राय होता है। तो मैं सोचा हमें क्यों बुलाया गया, इसका क्या पर्पस था, क्या कारण था। तो ये था, इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत अद्भुत योजक हैं, आयोजक हैं और संयोजक हैं, कि उन तमाम मनुष्यों को सामने बिठा करके हमको एक संकेत दिया गया। देखिए छोटी सी बैठक है, और यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं, इसलिए आप संकेत ले लें कि कल की जो बड़ी बैठक होगी वहां पर किस स्तर के लोग होंगे, तो तैयारी करके आइएगा। तो महाराज जो है वो जल का दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, क्योंकि जल पारदर्शी है, और जिसमें पारदर्शिता है उसमें शुचिता है, पवित्रता है, ज्ञान है। तो नारद ज्ञान का दान करते हैं, हर युग में करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और ज्ञान से कर्म की ओर प्रेरित करते हैं, कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जो सर्वोच्च कर्म है, वो उद्यम है, जिसको मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप कहा, वो उद्यम है, वो उद्यमिता है। और उस पर कैसे है, उस पर मैं आगे आऊंगा। नारद तो जब मैंने सोचता कि इनका रूपायन किया गया, तो नारद जो है उनके बारे में, हालांकि ये जो बाद में हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्में आई और कुछ लिटरेचर आया, उसमें नारद जी को हास्य का पात्र बनाया गया है, अंत में नारायण नारायण कहते हुए आते हैं। तो नारद जो है वो नारायण ही क्यों कहते हैं, और नारायण कहने वाले नारद को ही पत्रकारिता के रचना धर्मिता का पर्याय क्यों माना जाता है, कि जो नारायण है वो कहीं ना कहीं नर जो संपूर्ण नागरिक समाज है उसकी चिंता करने वाले, और नारद वैष्णव है, परम वैष्णव है। और शास्त्रों में या पौराणिक आख्यान में
जब हम किसी व्यक्ति के लिए पहली बार वैष्णव शब्द का प्रयोग देखते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं अपनी पढ़ाई के आधार पर कि वो नारद के लिए आता है। तो यानी जिस व्यक्ति ने नारद को पत्रकार के रूप में रूपायित किया, जिसको मैं कहता हूं बहुत महान व्यक्ति था, या जिस संस्था ने, तो यानी वो व्यक्ति, वो संस्था पत्रकार नाम के प्राणी से यह अपेक्षा करती है कि वह नर चिंतक हो, नागरिक समाज का शुभ चिंतक हो और परम वैष्णव हो। परम वैष्णव, क्योंकि जैसे नारद वैष्णव है वैसे पत्रकार वैष्णव है। और नारद निरंतर चलायमान है। हम उनके बारे में जो आख्यान पढ़ते हैं वो निरंतर चलायमान है, कभी इस लोक में है, कभी उस लोक में है, कभी इस लोक में है। यानी जो पत्रकार है वो निरंतर चलायमान होना चाहिए। कि पत्रकार उससे हम निरंतर चलायमान की अपेक्षा करते हैं। अपने इस समय न्यूज रूम की जो वर्किंग है उसमें एक शब्द प्रयोग है, अरुण भगत जी, दिनेश जी जो अपने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेग वर्क की बात करते हैं, लेग वर्क। और जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो अब हर पीढ़ी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कोसती है। ये भारतीय संस्कृति का है। हमारे समय में तो ऐसा होता था, हमारे समय में तो ऐसा होता था, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये है वो मेरे फादर को कहते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे फादर कहते थे मुझसे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो एक ऐसा है, तो हर पीढ़ी में है। तो जो ओल्ड जर्नलिस्ट है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, आप उनसे जब मिलेंगे तो कहेंगे कि अब वो पत्रकार कहाँ रहे, अब वो पत्रकार कहाँ रहे, वो लिखना, वो पढ़ना वगैरह वगैरह आपको सब मिलेंगे। और ये आप और भी पीछे वाली पीढ़ी पे जाएंगे तो वो इस पीढ़ी के लिए कहेंगे कि अरे वो तू लेग वर्क, उसमें एक लेग वर्क भी आता है। तो कहते हैं अब जर्नलिस्ट या पत्रकार लेग वर्क नहीं करता है, अब वो व्हाट्सएप का वो हो गया है, क्या कहते हैं, वो वशीभूत हो गया है। सारा व्हाट्सएप पर प्रेस नोट आ जाता है, सारा व्हाट्सएप पर सारी चीजें आती है। सब लोगों ने अपने पीआरओ और क्या क्या कर रखे हैं, तो वो नो लेग वर्क। और ये सत्य है, यह सत्य है, मैं इसका पूर्ण समर्थक हूँ। लेग वर्क जो स्पॉट पर, जो लोकेशन पर, जो स्थलीय उस पर जो है, कल मतलब वो हमारी मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में हमारे एक साथी ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि जब हम चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड पर निकले, तो हमने कहा आप तो ये बड़ी नई बात कह रहे हो कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड पर निकले, क्या ऐसा भी होता है? अरे पत्रकार तो हमेशा ग्राउंड पर ही रहता है, ये क्या बात हुई? क्या कोई स्काई और आसमान रिपोर्टिंग भी होती है क्या? ये बताने वाली बात है कि हम ग्राउंड पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले। ऐसे ही कहते हैं कि वो ये हम इतना एक ह्यूमन एंगल की स्टोरी निकालो, ह्यूमन एंगल, तो क्या कोई अनह्यूमन एंगल की भी स्टोरी होती है? तो कुछ ऐसे शब्द हैं, वो लेग वर्क। लेकिन नारद जो है, आप कल्पना कीजिए उनका कितना जबरदस्त लेग वर्क था, लगातार अंततः चरैवेति। क्यों? लगातार चलायमान, और केवल शरीर से ही चलायमान नहीं, एक जर्नलिस्ट से, एक पत्रकार से ये अपेक्षा की जाती है। निरंतर चलायमान रहने का मतलब है फिजिकली भी चलायमान रहना, और मेंटली, बौद्धिकता, वैचारिकता, उसके धरातल पर भी निरंतर चलायमान रहना। चरैवेति। मेरे फादर, पिताजी कहते थे कि जब मैंने जर्नलिज्म में आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जो चरैवेति का मतलब है उसके 3 अर्थ हैं। एक तो शारीरिक रूप से चरैवेति, दूसरा मानसिक रूप से चरैवेति, और ये जो मेरी रैक में किताबें रखी है ना, इसको घोड़े की तरह चढ़ जाओ, तो यानी पढ़ो। तो नारद पढ़ते भी हैं। अब उनकी जो हम जो देखते हैं ना, उनकी वो आमतौर पर जो जिसने भी उनका चित्रांकन किया है, तो मैं देखता हूं कि उनके पास क्या होता है, उनके पास एक करताल होती है, इसमें पुस्तक नहीं दिख रही है, कहीं में पुस्तक भी दिखती है, तो उनके पास एक करताल होती है। और करताल जो है
वो मैं ऐसा समझता हूं कि देखिए, संगीत में दो प्रकार के वाद्य हैं जो मेरी समझ है। एक सुर निकालते हैं, एक सुर के वाद्य होते हैं, और एक ताल के वाद्य होते हैं, ताल के। नारद के पास दोनों प्रकार के वाद्य हैं। यानी आमतौर पर ऐसे वादक और संगीतज्ञ कम मिलते हैं जो सुर के भी हो और जो ताल के भी हो। यानी जर्नलिस्ट से, पत्रकार से ये अपेक्षा की जाती है कि उसकी वैचारिकता में, उसके कृतित्व में, उसके व्यक्तित्व में सुर और ताल दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। और इसीलिए हमारे सीनियर्स, हमारे जो एडिटर्स थे, वो जब कॉपी राइटिंग की बात आती थी एज ए जर्नलिस्ट, तो क्या कहते थे? वो कहते थे इसमें एक फ्लो होना चाहिए, इसमें एक गति होनी चाहिए, होना चाहिए, इसमें एक ताल होनी चाहिए। आज हम ये समझते हैं, मानते हैं कि वो जो सारे शब्द अच्छी एक बेस्ट कॉपी राइटिंग के लिए जिन आवश्यक मूलभूत तत्वों की अपेक्षा की जाती थी, उसमें वो सारी चीजें होती थी जो संगीत में होती है। इसमें एक सुर हो, क्या सुर हो? वैचारिकता का सुर हो। इसमें एक लय हो, क्या लय हो? रीडरशिप का लय हो, पठनीयता का लय हो। जो इसमें गत्यात्मकता हो, गति हो, गति हो, गत्यात्मकता हो, तो वो एक गति हो। कभी फ्लो बढ़ता है, कभी रुकता है, कभी पॉज देता है, कभी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है, जो एक अच्छी कॉपी राइटिंग है। इनके पास हम जितने भी तंत्र देखते हैं, तो वो एक अच्छी कॉपी राइटिंग के जो मूलभूत तत्व है, तो कहीं ना कहीं जिसने भी नारद जी को, पता नहीं किस, जो भी चित्रकार रहे होंगे और जिन्होंने, सबसे पहले तो हम लोगों में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे, हमने तो जीवन में सबसे पहले नारद जी का चित्र गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण पत्रिका आती थी, उसी में देखा। और वो भगवान करके आर्टिस्ट होते थे, वो नीचे ऐसे लिखा रहता था भगवान, तो वही सब देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। तो नारद, और एक बात कह करके मैं थोड़ा सा नारद का प्रसंग, क्योंकि भाई आज नारद जयंती या नारद की स्मृति में विषय है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि नारद जी के बारे में जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करूं। और खासकर मैं यहाँ पर न तो हरेंद्र जी से मुखातिब हूं, क्योंकि इनके जैसा पत्ता मैं की बता दूं, 1987 या 88 में आगरा में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। तो मैं आज अखबार का चीफ रिपोर्टर था। अरुण शौरी जी ने उसका उद्घाटन किया था, आगरा कॉलेज के ग्राउंड में हुआ था। अशोक मोदक जी भी थे, तो अशोक मोदक जी अध्यक्ष थे। जी जी। और तो हो रहा था, तो शशि शेखर जी जो हिंदुस्तान में है, वो हमारे लोकल एडिटर होते थे, वो थोड़ा सा कांग्रेस बैकग्राउंड है। तो हमने लड़ करके ये तय किया कि विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, 2 पेज का सप्लीमेंट निकालेंगे 2 दिन। तो ये तो स्पेस का बर्बादी है, कागज बहुत महंगा। ये अखबार की इंडस्ट्री में जब से पैदा हुआ हूं, ये एक शाश्वत बताया जाता है, कागज बड़ा महंगा है। तो कागज बड़ा महंगा है, कागज बहुत महंगा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा जिद पकड़ गया, लेकिन वो सहमत नहीं हुए। तो मैं जब उद्घाटन समारोह में गया, और जब हमने पहली बार हरेंद्र जी को देखा था, तो जब उनका भाषण सुना, तो अब मैं कैसे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कैसे करूं, मैं, हमारे जो कई यहाँ साथी बैठे हुए जो मेरे साथ जागरण में काम करते हैं, तो मैं जब उन पर तंज और व्यंग और तंज के लिए कोई शब्द प्रयोग करता हूं, तो मैं उन्हें स्टेनोग्राफर कहने लगता हूं। आप जर्नलिस्ट नहीं हो, आप स्टेनोग्राफर हो, आप स्टेनोग्राफी कर रहे हो। जर्नलिस्ट तो तब तो लेता है, लेकिन जीवन में 3 या 4 प्राणी ऐसे मिले कि जिनके भाषण में को कवर करते समय हमें स्टेनोग्राफर होना पड़ा, सुन करके तब तो लिखना, जैसा अटल जी के भाषण में होता था कि सुने, 2-3 वाक्य सुने, फिर एक तत्व तो लिख लिया, पॉइंट लिख लिया, फिर अपने हिसाब से कॉपी बनाई। चंद्रशेखर जी को कवर करना बहुत कठिन था, इतना अद्भुत बोलते थे कि उसमें स्टेनोग्राफी करनी ही पड़ती थी, पूरी लिखते जाओ, स्टेनोग्राफी करनी ही पड़ती थी। तो हरेंद्र जी की भी मैंने स्टेनोग्राफी की, तो उत्तर तो निकल ही नहीं रहा था।
तो मेरे मन में आया कि यार ये इतना तेज बोलते हैं, इतना उत्तेजक बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते थे कि थोड़ा सा भी अगर छात्रों में, विद्यार्थियों में थोड़ा सा भी अगर ऊर्जा हो तो हो, आग लगे, हिंसा हो और बवाल हो, ऐसा मतलब उठो चल दो जो है। तो मैंने मन में सोचा कि काश मैं भी ऐसे ही बोल सकता, मैं भी ऐसे ही वक्ता होता। कभी उस समय जीवन में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ कर बैठाऊंगा और इनके सामने मैं ऐसे बोलने के लिए कहा जाएगा। तो ये वो तो मैं पीछे आ रहा था कि नारद लय, गत्यात्मकता, प्रवाह, रस। और आप देखिए कि नारद जो है वो आयुर्विज्ञान में, जो अपना आयुर्विज्ञान है और जिसमें वैद्य संहिता है, उसमें भी नारद का नाम आता है, उसमें भी नारद का नाम आता है। तो उसमें नारद जो है वो मानसिक रोग का उपचार करते हैं, वो वैद्य संहिता में। कोई भी नारद नाम का प्राणी है, जो भी है, यही है या कोई है, तो वो जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो मानसिक विकारों का उपचार करता है। तो यानी नारद से हम ये भी अपेक्षा करते हैं, और यानी हम पत्रकार से भी ये अपेक्षा करते हैं कि समाज में जो विकार है, समस्त प्रकार के विकार हैं, अनेक प्रकार के विकार हैं, अपनी लेखनी से, अपनी कृतित्व से, अपनी वैचारिकता से उन विकारों का भी उपचार करें। और अंत में नारद जी के बारे में पुस्तकों में ये बात कही जाती है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और एक थोड़ी सी नॉन साइंटिफिक ऐसी है, पता नहीं उस पर, तो नारद ब्रह्मा जी की जान से, जंगा से उत्पन्न हुए थे, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के 6 पुत्र थे, उनमें से एक थे। और फिर आगे ये लिखते हैं, पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा। मुझे ये बहुत अव्यावहारिक और अकल्पनीय लगता है। हर पिता अपने पुत्र को, वो कितना भी प्रोफेशनल हो, वो जैसे ही पुत्र, जो पुत्र सत्तात्मक व्यवस्था है, हर पिता की इच्छा होती है कि पुत्र की कम मूछे गिरे निकले और लड़की वाले देखने के लिए घर आए। तो ऐसा कौन सा पुत्र पिता हो सकता है कि वो अपने पुत्र को ये शाप दे दे कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें अपभ्रंश है, कहीं ना कहीं थोड़ा घालमेल है। दरअसल मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे मैंने समय के हिसाब से कहा था कि शब्दों के अर्थ बदलते हैं, तो मुझे लगता है विवाह का मतलब होता है मोह, विवाह का मतलब होता है माया, और विवाह का मतलब होता है सांसारिक बंधन। तो ब्रह्मा जी ने उनको विवाह नहीं होने का शाप नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सांसारिक माया मोह बंधन से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। तो हम जैसे पत्रकारों को नारद जी के जीवन से यह भी एक उपदेश और प्रेरणा मिलती है कि एक पत्रकार को सांसारिक माया मोह बंधन इनसे मुक्त होना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हर आदमी प्रयास कर रहा है किसी सरकारी संस्था में सदस्य बन जाए, विधान परिषद मिल जाए, वगैरह वगैरह, जो हर व्यक्ति का अपना एक प्रयास रहता है, वो चरैवेती वाली स्थिति नहीं रहती है। अब आते हैं इस विषय पर। ये कल थोड़ी सी इस विषय को लेकर चर्चा हो रही थी। अब एक चीज और है, आज तक आपने कभी ऐसा विषय सुना है कि लोकतंत्र में राजस्व कर्तव्य बोध? मैं सेमिनार एज ए जर्नलिस्ट कवर करता रहा हूं, हमेशा लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नागरिक से ही कर्तव्य बोध की अपेक्षा की जाती है। जो राजा है, जो सिंहासन पर आरूढ़ है, जिसको हमने चुन करके नेतृत्व के स्थान पर बिठाया है, उसको उसके निर्णय करने का अधिकार दे दो। और हम जब चिंतन करने बैठते हैं
तो हम नागरिकों के कर्तव्य बोध का चिंतन करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा, और वो कृष्णकांत जी जब अपनी विमर्श का उन्होंने आरंभ किया तो उन्होंने दृष्टि दी। एक तो हमको वास्तव में अपनी भारतीय पृष्ठभूमि में ये लोकतंत्र के बजाय अगर हमें शाश्वत चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो लोकतंत्र भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीयत्व में, राष्ट्र की व्यवस्था में, राष्ट्रीय चिंतन में हम सब का क्या कर्तव्य बोध होना चाहिए, इस पर चिंतन किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा उपयुक्त रहेगा। हम आयोजकों की और जिन्होंने ये विषय तय किया है, निश्चित किया है, उस जो उन्होंने विषय तय किया है उस विषय के अंदर जो भाव है हम उसको पकड़ना चाहते हैं कि वास्तव में भाव क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, और अगर हम टोटलिटी में, समग्रता में कर्तव्य बोध, अभी देखिए समग्रता से बात आई तो मैं थोड़ा और आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, किसी की तारीफ हो तो अच्छा लगता है, तो ये समग्रता शब्द याद आया। तो समग्रता से मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा किस्सा कि हम दोनों बैठे थे और होटल में, तो जैसा मेरा अभ्यास है, कोई आता है, वेटर, कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर, कोई भी होता है, तो उससे पूछते हैं, एक स्वभाव है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बड़ा अंतर है, और ये अनुभव जनित अंतर है। तो अभी किसके सामने बात हो रही थी, तो उसने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो मैंने दूसरे से ऐसे कुछ देर बाद दूसरे से पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने कहा मैं बिहार का रहने वाला। यही की बात है। फिर तीसरे से पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने कहा मैं कलकत्ता का रहने वाला। तो मैंने उससे कहा, जो हमारे साथ बैठे थे, कि इन तीनों प्रसंगों में आपने एक चीज देखी, और ये मैं फील करता हूं दिल्ली से, नोएडा से, आपने एक अंतर देखा। उसे क्या मैंने कहा, जो कलकत्ता का रहने वाला है उसने ये नहीं कहा कि मैं बंगाल से रहने वाला हूं, उसने कहा मैं कलकत्ता से रहने वाला हूं। लेकिन जो छपरा का रहने वाला है उसने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूं, और जो सिवान का रहने वाला है उसने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूं। क्योंकि जो बिहार का रहने वाला है वो समग्रता में सोचता है। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि आपको अच्छी लगी। तो आप कहीं भी देखिए, मैं दिल्ली में पूछता हूँ ऐसे किसी से आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मुझे बिहार के लोगों से दो सवाल करने पड़ते हैं, एक ही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं, तो बताता है। तो बिहार जो है वो समग्रता से मुझे एक किस्सा याद आ गया। और देखिए, वचन में क्या दरिद्रता, और जो आपको अच्छा लगे वो मुझे बोलना है, ताकि आप बाद में कहें कि आप बहुत अच्छा बोले। और संचालिका जी ने कहा था कुशल वक्ता वही है जो सही समय पर कहा क्या कैसे बोलना है। तो समग्रता। तो देखिए, जब इस विषय के नजदीक हम इसके भाव में जाते हैं तो समग्रता में हम यहाँ पर एक ऐसा विषय लेते हैं, तो उसके लिए पहले हमें इंडिया और भारत, इसका भेद समझना होगा। हम अभी मतलब यहाँ अगर हम 4750 संविधान जो भैया ने कहा, कृष्णा जी ने, तो अगर हम भारतीय होने के नाते, हम सार्वभौमिक परंपरागत भारतीय होने के नाते एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य बोध का चिंतन करें, तो 47 से पूर्व, अगर 47 के बाद की परिस्थितियों में, 50 के बाद की परिस्थितियों में संविधान को लागू करने के बाद एक नागरिक होने के रूप में अपने कर्तव्य बोध का चिंतन करें, तो हमें भारत और इंडिया इसके ब्रैकेट में भी एक हिंदुस्तान भी है। उसका संदर्भ अगर ध्यान में आया तो करेंगे, संकोच के साथ करेंगे। हमें भारत और इंडिया का अंतर समझना होगा। आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में भी हम दो धड़े देख रहे हैं।
एक वो है जो भारतीय है और भारतीयता के लिए उत्प्रेरित है और इसके लिए आलोचना का शिकार हो रहा है, और एक दूसरा राजनीतिक बड़ा डेमोक्रेसी में वो है जो अपने को इंडिया कहने के लिए बड़ी योजनाबद्ध तरीके से अपने को इंडिया, उनको अगर आप INDIA कह दीजिए तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आप हमको इंडिया क्यों नहीं कहते हैं। ये अंतर है, ये दृष्टि का अंतर है, ये विचारधारा का अंतर है, ये चिंतन का अंतर है और ये चरित्र का अंतर है। वो जो ये मानसिक चरित्र का भी अंतर है और ये भौतिक चरित्र का भी अंतर है, कि वो अपने को इंडिया कहने में गर्व की अनुभूति कर रहा है, INDIA। बड़े योजनाबद्ध तरीके से तमाम तथाकथित बुद्धिजीवियों ने एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट किया है। तो सबसे पहले तो हमें इंडिया और भारत इसका अंतर समझना होगा। जब हम भारत का चिंतन करते हैं तो ये जो शब्द प्रयोग आता है, तो अगर हम भाषा विज्ञान में जाते हैं तो एक शब्द आता है भारत, भारत, और ऐसा प्राथमिक कक्षा की पुस्तकों में बताया गया, तो किसी वामपंथी की निगाह में शायद किताब आ नहीं पाई, तो हम लोगों ने पढ़ दी कि जो कहीं ना कहीं भारत शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भारत से है, और वो जो भारत थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, और शायद ये वो भारत है जो महर्षि कर्ण के आश्रम में जब दुष्यंत जाते हैं और शकुंतला नाम की जो भी कन्या है तो उससे मित्रता होती है, और फिर वो जो भी एक प्रसंग चलता है और भरत आते हैं, तो उस बचपन से पुस्तकों में वो जो भारत है जिससे कहते हैं कि ये भारत हुआ, वह चक्रवर्ती सम्राट जो है उसका जो चित्रांकन देखते हैं वह अत्यंत किशोरावस्था में होता है, और एक सिंह होता है जिसका चेहरा ऐसे होता है और अपने हाथों से उस सिंह के चेहरे को फाड़कर और उसको उसका अंत कर देता है। गलत है, यह भारत पराक्रम का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है ये जो भारत है। हमने उस भारत को पराक्रम के प्रतीक के तौर पर ही देखा और आज भी समझ रहे हैं। एक दूसरे भारत है जो राम कथा में आते हैं, जो अयोध्या जी के जो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, दशरथ जी हैं, उनके पुत्र हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के छोटे भाई हैं। तो वो जो भारत है उनको हम समर्पण और प्रेम के तौर पर देखते हैं, ऐसा समर्पित। आप देखिए कोई भी यहाँ पर वकील साहब सिविल के बैठे होंगे, तो चाहे बिहार का मामला हो, यूपी का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, सिविल कोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो केस होते हैं वो भाइयों भाइयों में विरासत की संपत्ति, पैतृक संपत्ति में झगड़े के, इसी के आप अधिकतर मुकदमे देखेंगे इसी के होंगे। लेकिन इसी आर्यावर्त में, इसी भारत में वो भारत है जो 14 वर्ष अयोध्या जी से, राजधानी से दूर, केवल अपने अग्रज की घड़ाऊ लेकर के, यहाँ पर तो कल्पना करिए ऐसी भी व्यवस्था होती है कि एक भाई लंबी सर्विस के लिए गांव से या पैतृक घर से दूर रहता है, और वो जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद उसके अंदर एक ममता जागती है कि चलो अपने गांव में रहेंगे, घर में रहेंगे जहां बचपन बीता। वो जब वहां पहुंचता है तो उसका स्वागत करने के बजाय जो उसके भाई जो सब होते हैं वो सोचते हैं कि कहां से आ गया, क्योंकि हमने कल्पना कर ली थी कि वो बाहर ही रहेगा, इधर देखेगा ही नहीं, तो उस पूरी संपत्ति परिसंपत्ति पर अपने संपूर्ण अधिकार के प्रति हम कल्पनाशील हो जाते हैं। लेकिन एक भारत है जो समर्पण, त्याग और तपस्या का पर्याय है, कि वो उनकी खड़ाऊ लेकर के 14 वर्ष निरंतर तपश्चर्या के साथ, एक वो भारत है। और एक और भारत है जो साहित्य शास्त्र, जिनको हम नाट्य शास्त्र का भरत मुनि है, एक वो भारत है जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। और नाट्य शास्त्र वह शास्त्र है जो जीवन की जिजीविषा के अंतर्गत व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए इसका चिंतन देता है। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। ये गाना फिल्मी गाना हो सकता है,
लेकिन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की फिलॉसफी से ही आता है। तो उनका जो नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य, संगीत, नाटक, कला, ये सारे, ये तीसरे भरत है। और अगर हम जिस भारत की कल्पना करते हैं, उस भारत की कल्पना में यही 3 प्रकार के जो तत्व हैं, जो एक भरत का पराक्रम है, एक भरत का प्रेम और समर्पण है, और एक भरत का जो है जीवन की जीने की कला है, जो नाट्यशास्त्र के जरिए बना। हम भारत की जब कल्पना करते हैं तो इन्हीं 3 भरत के द्वारा दिए गए और बताए गए जो तत्व है, यही भारत है। और अगर ये जो 3 तत्व है, अगर भरत का पराक्रम, आप जब नागरिक कर्तव्य बोध की, या एक भारत में एक भारतीय का कर्तव्य बोध, अब इस भारतीय में वो भी आ जाएगा जो यहां बैठा हुआ है, और इस भारतीय में वो भी आ जाएगा जो अपने भाषण में गारंटी देता है, फिर सब आ जाएगा। तो ये नागरिक से होता ही है कि वो नागरिक जो 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 सामान्य व्यक्ति है। तो एक भारत में एक भारतीय का कर्तव्य हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंडिया और भारत के अंतर को समझना पड़ेगा। और इंडिया ने क्या दिया? इंडिया ने सबसे पहले हमें हिंदुस्तान दिया, हिंदुस्तान दिया। और वो हिंदुस्तान क्या, जिसको आप कहते हैं हिंदुओं का स्थान, और वो उससे वो हिंदुस्तान भी हो गया वगैरह वगैरह। तो ये हुआ जो टर्की से आए, जो मंगोलिया से आए, जो पर्शिया से आए, उन्होंने हमको हिंदुस्तान कहा। उन्होंने हिंदुस्तान कह करके हमें कोई विशेषण नहीं प्रदान किया। उस हिंदुस्तान नाम की जो शब्द की परिकल्पना थी, जो 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 उन्होंने गढ़ी, हिंदुस्तान गढ़ी, वो तब गढ़ी कि जब तक अनासक्ति नहीं होगी तब तक आसक्ति नहीं होगी, और जब तक हिंदुस्तान नहीं होगा तब तक पाकिस्तान नहीं होगा। ये उनकी परिकल्पना। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान लेकर के रहे। ये पाकिस्तान लेकर वही रहे जिन्होंने हिंदुस्तान की कल्पना की। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे किसी भी माध्यम में, संस्कृत के माध्यम में, ब्रज, अवधि, पाली, कहीं पर भी आप देखेंगे हमें कहीं हिंदुस्तान शब्द नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा कहा था ना कि अगर हिंदुस्तान का ध्यान आया तो मैं कहीं संकोच के साथ उसका भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन फिर इंडिया आता है। और ये जो हम इंडिया आज का देख रहे हैं, ये मैकाले से आता है, ये मैकाले के समय से इंडिया आता है। उसके बाद से वो हमें इंडिया का ज्यादा बोध कराता है, और वहीं से भारतीयता का, भारतीय जीवन मूल्यों का, सनातन संस्कृति का क्षरण आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र हम भारतीय जो सदियों से, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, हम जिस उद्यमशीलता, और हमारी जीवन शैली में कोई अंतर नहीं था। हमारी जो जीवन शैली थी वो उद्यमशीलता थी, उद्यमी थी। उसने हमें व्हाइट कॉलर बाबू बनाया, वो जो शिक्षा प्रणाली है। अब देखिए, गांधी जी ने कहीं अपना सत्य की खोज में या किसी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारा क्या आघात किया। उन्होंने आघात किया कि हमारा हर गांव अपने आप में स्वराज था। जैसे कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, अपने यहाँ इस तरह की बात कही जाती है, उस दिन भारत अपने सर्वोच्च परम वैभव के शिखर को पहुंचने में सफल होगा जिस दिन हम परिवार को एक राष्ट्र के रूप में और राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखने लगे। मैकाले ने इसको छिन्न भिन्न कर दिया। उसने हमारी उद्यमशीलता को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की। उसने हमें बाबू बना दिया, बाबू साहब बना दिया, बाबू नौशाह बना दिया। हम नौकरी करना तो जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो राजा से लेकर के और जो सामान्य व्यक्ति था वो उद्यम करता था। पूरी दुनिया में और किसी अन्य संस्कृति में कुटीर उद्योग नाम का शब्द नहीं है, ग्रामोद्योग नाम का शब्द नहीं है, स्व उद्यम नाम का शब्द नहीं है। उसने हमें नौकरी करने वाला बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने भारत को इंडिया बनाना। और जब आप नौकर हो जाते हैं तो आप 31 तारीख का इंतजार करते हैं। आप जब नौकर हो जाते हैं तो आप 5 तारीख का इंतजार करते हैं। आप जब नौकर हो जाते हैं
तो 7 तारीख को व्हाट्सएप पे देखते हैं आया कि नहीं, क्या वेतन, ये वशीभूत है। आप वशीभूत हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, आप 8 घंटे की सिस्टम के वशीभूत हो जाते हैं, आपका समर्पण घंटों में बढ़ जाता है। लेकिन आप जब उद्यमी होते हैं तो उद्यमी में एक अलग किस्म की जिजीविषा होती है। उसमें घंटे की गणना नहीं होती है, उसमें सप्ताह की गणना नहीं होती है, उद्यम में वर्षों की गणना नहीं होती है, उद्यम में किसी प्रकार के रिटायरमेंट और अवकाश की कोई परिकल्पना नहीं। तो अगर जो जिस कर्तव्य बोध में किसी भी भारत में, किसी भी भारतीय में कर्तव्य बोध अपने आप स्वयं सेवकत्व के तौर पर होगा, जब हम उद्यमशीलता की ओर बढ़ेंगे और हम जहां होंगे वहां अपने स्तर पर स्व सम्मान, स्वाभिमान। इसीलिए मैंने कहा कि मैं पत्रकारिता को प्रोफेशन, व्यवसाय, मिशन, मिशनरी के बजाय मैं पत्रकारिता के लिए उद्यम, उद्यमिता और उद्योगिता जैसे शब्द प्रयोग करना चाहता हूं। और अभी कल एक चर्चा हो रही थी, तो मैं उस चर्चा को 2-3 मिनट पढ़ाऊंगा, बात खत्म करूंगा। हमारे आदरणीय क्षेत्र कार्यवाह जी कल जो चाय पे चर्चा, ठीक है, चाय पे चर्चा, तो चाय पे चर्चा छोटे बाबू के घर पे हो रही थी, तो उन्होंने एक विषय छेड़ दिया और वो विषय जो था वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं उसका यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। अभी मणिकांत जी कह रहे थे कि जो जर्नलिस्ट है उसके साथ बड़ी मजबूरी है कि उसको जीवन में अधिकाधिक जो है वो राजनीति के बारे में कवरेज और राजनीति वगैरह वगैरह। तो देखिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और डेमोक्रेसी में तो सब चीजें हमने 1952 में उनको दे दी कि आपको राजनीति सही तय करना है, अब मतगणना और मताधिकार सही तय होना है, ठीक है ना। आपकी संपूर्ण सर्वोच्च आस्था का जो केंद्र था, इसके पूरे ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य थे, वो भी तभी संभव हुआ अयोध्या जी में जब पॉलिटिकल सिस्टम हमारा आया। तो सब चीज पॉलिटिकल सिस्टम से, तो जर्नलिज्म है तो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल करना है। तो कल जो वो कैप्टन मोहन सिंह जी कह रहे थे, यार इतना अनाज दिया, इतना घर बनाया, इतना मुद्रा लोन दिया, लौट कर गया। अब आप समझ रहे हो क्या कह रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मैंने थोड़ा उस समय कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसी में भारतीयता का कर्तव्य होगा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो कभी भी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करती, इससे आप लोग सहमत हो सकते हैं। हर्षवर्धन थे, कन्नौज के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और अपने रेवेन्यू सिस्टम से और अपने पुरुषार्थ से, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, रेवेन्यू सिस्टम अभी आया है। हमारा अपना जो सांस्कृतिक जो राजस था उसमें रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, उसमें राजा भी पुरुषार्थ करता था। विदेह राज जनक आपके मिथिला में हल चलाते हैं, हल चलाते हैं, इसके प्रमाण है। वो तो ठीक है, सीता जी पैदा हुई तो हल चलाते हैं। आपके जो बलराम है, जो हमारे देवता है, वो कंधे पर ऐसे ही हल नहीं लेते हो कि कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, तो कंधे पर हल लेकर के चलते हैं। वो कृषक थे, बहुत अच्छे कृषक थे, वो किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो तत्कालीन रही होगी उसके कुलाधिपति थे। हमारे जो भगवान कृष्ण है, भगवान है, वो गौवे चलाते हैं, वो पालक है, उद्यम है, गोधन, वहां गोधन को एक उद्यम के तौर पर देखते हैं। वहां पर कहीं इंडिया नहीं है, वहां मैकाले नहीं है, वहां वेतन नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ उद्यम है, सिर्फ उद्यम है, सिर्फ उद्यम है। और बगैर उद्यम के भारतीय संस्कृति में अपना जो आख्यान है, इसमें अगर बगैर उद्यम के कुछ मिलता है वह पाप है। ये जो फलानी निधि और इतने का चेक हर 2 महीने में 3 महीने में बगैर पुरुषार्थ के और बगैर उद्यम के, हमारी भारतीय संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है। और ऐसा कहा गया है, आज संयोग से मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने मुझे भेजा पढ़ने के लिए। 2 बातें हैं, संकेत आप समझिएगा। तो जो 1 मिनट
कन्नौज के राजा हर्षवर्धन प्रत्येक महाकुंभ में 12 वर्ष में प्रयागराज या कहीं जाते थे और अपने विगत 12 वर्षों के उद्यम से जो संपूर्ण अर्जित संपत्ति परिसंपत्ति थी उसका दान करके अपनी बहन से एक चीवर लेकर के और उसको पहन करके वापस कन्नौज जाते थे। इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो सारा अर्जन था वो उनके अपने उद्यम से था, कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। दूसरा ये था कि उनका अपना जो सिस्टम था उस सिस्टम में पहले दिन तय हो जाता था कि जो दान देना है, जो अर्पण करना है, जो व्यवस्था में देना है वो किसको देना है, किस लिए देना है। वो गौशालाओं के लिए देना है, वो पाठशालाओं के लिए देना है, वो धर्मशालाओं के लिए देना है, वो तीर्थाटन के लिए देना है। ये सब पहले उनका सिस्टम तय करता था। यानी आप अगर किसी को दे रहे हैं तो वो पात्र है तो आपका देना सुफल है, वो कुपात्र है तो आपका देना कुफल है। तो ये जो सब दे रहे हैं, बांट रहे हैं, उसमें जो इस प्रकार की अवहेलना हो रही है कि आप पात्र और सुपात्र को देख नहीं रहे हैं और जो उद्यम नाम की भारतीय जीवन शैली जो हमारी जीवन शैली है इसमें उद्यम से प्रारंभ होता है, उद्यम से अंत होता है। कहीं ना कहीं उस व्यवस्था और उस चिंतन पर आप आघात पहुंचा रहे हैं। और जब किसी व्यक्ति को उद्यमिता के बगैर कुछ मिलता है, पुरुषार्थ के बगैर कुछ मिलता है, तो फिर वो अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने कर्तव्य के प्रति वो उत्तराधिमुख नहीं होता, जवाबदेह नहीं होता। वो फिर उस दी हुई चीज में नुक्स निकालता है, कमी निकालता है, कमजोरी निकालता है। और फाइनली जो हमारी भारतीय जीवन शैली कहती है कि जो देने वाला होता है वो बार बार गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं करता। आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ जो देने वाला है वो हर्षवर्धन है। वो जब देता है तो अपनी नजरें नीची रखता है, वो जिसको देता है उसे नजर मिलाता नहीं है। क्यों? वो इसलिए नीची रखता है तो दो दृष्टि है, एक तो जिसको दे रहे हैं उसको देते समय किसी प्रकार का अभिमान नहीं और देने के बदले उससे किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा नहीं। और जिसको दे रहे हैं तो दृष्टि इसलिए नीची है कि हम यही नीचे रहे, हम यही है। वो जो कह रहे थे ना कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने स्काई रिपोर्टिंग करते थे क्या? पत्रकार तो जीवन भर धरती पर ही रहता है, ग्राउंड में ही रहता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। और दूसरे पक्ष के लिए जो शास्त्रों ने जो व्यवस्था दी है उनका जो कर्तव्य बोध है, भारतीयता में भारतीय होने के नाते कर्तव्य बोध, वो मेघ का है, बादल का है, मेघ जैसा है। जो बादल है वो जब बरसने से पहले भारी होता है, हैवी होता है, वो बादल है जिसको मेघ कहते हैं। और वो जब बरसता है तो वो ये नहीं देखता है हमें कहां बरसना है, वो तय नहीं करता है, कहीं भी बरस जाता है। वो ये तय नहीं करता है कि हमें इस कॉन्स्टेंसी में बरसना है कि हमें इस कॉन्स्टेंसी में बरसना है। वो बरसता है जहां बरसना होता है। एक बरस रहा है तो बरसने के बाद भारी होने की बात कहता है, बादल बरसता है तो हल्का हो जाता है। ये भारतीयता और भारतीय कर्तव्य बोध का हमें संकेत देता है कि हम बरसते हैं बादल की तरह, तो हमें कहां बरसना है ये हम तय नहीं करते हैं। और बादल बरसने के बाद फिर अपनी अगली प्रक्रिया में फिर समुद्र की ओर चला जाता है, जहां से उसे जल का अवशोषण करके फिर दोबारा अपने कर्तव्य बोध के लिए आना है। वो जहां बरसता है वहां दोबारा आता नहीं है। वो किसी भी प्रकार के आभार के लिए आपके पास नहीं आता, वो किसी भी प्रकार के अभिनंदन के लिए आपके पास नहीं आता, वो किसी भी प्रकार के आपसे कृतार्थ प्रतिज्ञा प्रदर्शन के लिए आपके पास नहीं आता है। तो मैं एक निवेदन करूंगा, ये जो चर्चा है, ये चिंतन है, इसको सतत जारी रहने देना चाहिए। इसके और जो सूत्र है, इसके और जो तत्व है, इसके जो और आयाम है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और लोकतंत्र में, भारत में
सिर्फ शासक को ही नागरिक के कर्तव्य बोधों को याद दिलाने का अधिकार नहीं है। इस लोकतंत्र में अगर आप संविधान की बात कर रहे थे तो इस संविधान में नागरिक को, वोटर को, मतदाता को, अपने शासक को उसके कर्तव्य बोध को भी याद दिलाना हमारा पहला अधिकार है। धन्यवाद।